हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 25 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 26 नंबर का मॉडल पेपर है और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में जाने से पहले आपको ये मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 26 से। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा आप सभी को पता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 26 किलोमीटर है और सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है, ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में जिला है। शेर पर्वत शिखर कहाँ है? तो दोस्तों सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। जरगा कहाँ पर है? तो दोस्तों जरगा उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1224 मीटर है और ये राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है और ये सीकर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, 3-1-4-2, 3-1-4-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश से। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बरखान। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताइए, वृक्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों सहित वर्षों को बचाने के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और उसी की याद में ये वृक्ष महोत्सव है वो मनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु यानी कि जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है। तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, 4 नंबर का बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोटा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? तो दोस्तों 2010 में किया गया था ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे थॉर्नटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? बताइए, जैसलमेर की जलवायु को दोस्तों कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत करता है? थॉर्नटवेट की जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। तो यहाँ पर EAD यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में बहते हुए फिर राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और बाद में दोस्तों ये किस में जाकर मिल जाती है? तो दोस्तों फिर ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बताइए दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। अब वो 5 नदियां आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब वो कौन सी नहीं है वो पूछा है। देखिए बनास है, काली सिंध है, जवाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए समोद, समोद, ठीक है। समोद दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नदियों में से एक है। बाकी बनास से नहीं मिलता, काली सिंध से नहीं मिलता, जवाई से नहीं मिलता, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, वो कौन कौन सी नदियां हैं 5? तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको। देखिए नंबर 1 मेंथा, नंबर 2 रूपनगढ़, नंबर 3 खारी, नंबर 4 खंडेला और नंबर 5 समोद। ये 5 नदियों का पानी जाता है दोस्तों कहां पर? सांबर झील में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए सावन बांधो सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट नहर दोस्तों जयपुर, ये गलत दे रखा है। आप सभी को पता होगा दोस्तों परवन सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए सोम कागदर ये उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में, बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर बांध कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। बजाज सागर बांध डूंगरपुर में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बजाज सागर बांध है ये कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है, माही नदी पर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात की मैं बात करूं तो दोस्तों वो कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों 933 है, ठीक है। और वैसे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928। ये भी आपको विशेष तौर पर है वो याद रखना है। और दोस्तों न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, 841। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राज्य का जो पाली जिला है वो दोस्तों 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान रखता है, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है? पाली में। सबसे कम धौलपुर में, ये भी याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात हो गया दोस्तों 933। और मैं शहरी क्षेत्र का बात करूं तो दोस्तों शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 914। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर और नागौर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में दोस्तों 0.33% है और नागौर में दोस्तों 0.31% है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर मेट्रो चलती है दोस्तों, जयपुर मेट्रो चलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में ये जयपुर मेट्रो चलती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, राजस्थान में स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1979 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1979 में की गई थी। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं बात करूं तो ये मक्का की किस्म है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। माही कंचन, माही धवल, सविता, मेधा, नवजोत, विजय, ये क्या है? ये मक्के की किस्में है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह को चिन्हित अपने को यहाँ पर करना है।
देखिए खेतड़ी सिंगाना में तांबा का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए जामर कोटड़ा, यहाँ पे लोह अयस्क दे रखा है, गलत दे रखा है। रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है दोस्तों जामर कोटड़ा में, ठीक है। देखिए डाबला सिंगाना में दोस्तों लोह अयस्क की खाने हैं, बेराइट इसमें गलत दे रखा है। राजपुरा दरीबा, यहाँ पर सोना दे रखा है, गलत हो जाएगा। राजपुरा दरीबा में सीसा दस्ता का उत्पादन होता है, ये भी गलत दे रखा है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? बताइए, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिको। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिको। इसका गठन दोस्तों 1980 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? बताइए दोस्तों, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये दोस्तों कुचामन टकसाल में बनता था ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में दोस्तों अहिल्याबाई का कुआं है, वो पाया जाता है दोस्तों, मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये पुरातत्व स्थल है अहिल्याबाई का कुआं, ठीक है, और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, महाराणा कुंभा के विषय में बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। वे संगीत प्रेमी थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे स्वयं विद्वान न थे, गलत हो जाएगा, विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? बताइए, बीकानेर का शासक था जिसका नाम था दोस्तों सरदार सिंह, नाम तो सुना ही होगा आपने, सरदार सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी स्वयं की सेना भेजी थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग का गठन दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के लिए किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेंच आयोग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कहां पर था? गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कहां पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेड़सा में था। कहां पर था? बेड़सा में। अब ये बेड़सा कहाँ है? तो ये डूंगरपुर जिले के बासिया में है बेड़सा गांव, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं कितने चरणों में बना है? तो दोस्तों राजस्थान है वो कितने चरणों में बना है? तो दोस्तों 7 चरणों में बना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया ये लिखा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों 1903 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसमें जाने के लिए दोस्तों ये तैयार हुए थे और उन्हीं के लिए दोस्तों ये चेतावनीरा चुंगटिया है वो लिखा गया था केसरी सिंह बारठ के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जिले में
गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली दोस्तों ये बोली जाती है कहाँ पर? तो दोस्तों ये जालोर में बोली जाती है, ठीक है। जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है ये गोडवाड़ी बोली, और ये मारवाड़ी की उपबोली है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो दोस्तों रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? बताइए जानोटन किसको बोलते हैं? जानोटन बोलते हैं दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको बोलते हैं जानोटन। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों ये प्रवर्तक थे कौन सी शाखा के? तो ये रैन शाखा के प्रवर्तक थे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रैन शाखा के। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी क्या था? तो दोस्तों दामनी ये महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, ये ओढ़नी का एक प्रकार है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए मांदलिया है, ये नाक का आभूषण नहीं है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चौंप, नथ और लौंग ये तीनों नाक के हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र है? बताइए। तो दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है दोस्तों रावण हत्था, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें 9 तार लगे हुए होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 2021 में इस वाद्य यंत्र पर यानी कि रावण हत्था पर दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों कोलू गांव है। कोलू गांव फड़ौदी में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो दोस्तों स्वांग्या माता का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वांग्या माता का। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? दोस्तों ये जो चंद्रभागा पशु मेला है ये कौन से स्थान पर आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये झालरापाटन में आयोजित होता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालरापाटन झालावाड़ में। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बताइए श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाग पंचमी आती है, तीज आती है, रक्षाबंधन आती है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है? तो ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों ये, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो दोस्तों नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा चित्र शैली में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बापू जी की फट सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है बाबू जी की फट सुनाते समय रावण हत्था का प्रयोग है वो किया जाता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? दोस्तों ये कौन से किले में स्थित है? तो ये जयगढ़ के किले में स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वो जानी जाती है, बताइए कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है और जो सबसे बड़ी बावड़ी है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसको चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। एक चांद बावड़ी दोस्तों आबानेरी दौसा में भी है, ठीक है, और एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है,
चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों ये डाक टिकट जारी किया गया 1949 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1949 में, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों 1949 में, याद रखना। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राजस्थान का प्रथम प्रमुख लोक नृत्य है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों घूमर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ रंगमंच या नाट्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है, और तमाशा, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। बवई नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र के प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए गौरी है, ये मेवाड़ का लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है। अब अपन यहाँ पे जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित होंगे। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2Mg+O2 से अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 2MgO, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। दोस्तों इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु क्या हो रहा है? दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत हो रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ऑक्सीकृत। नेक्स्ट आगे देखिए गुणसूत्रों के अभिरंजन हेतु निम्न में से किस रंजक का उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए किस रंजक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर इसका देखिए सेफ्रानिन का उपयोग है वो नहीं किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेफ्रानिन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में डुबोकर रखी जाती है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर दोस्तों सोडियम को रखा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये वायु में अगर इसको खुला छोड़ देते हैं तो दोस्तों आग लग जाती है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों सफेद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सफेद। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है। फाइबर ऑप्टिकस किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिकस किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन के। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्णांतरिक परावर्तन के। नेक्स्ट आगे देखिए एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उत्तल लेंस की फोकस है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो दोस्तों इसकी शक्ति की अपने को यहाँ पर गणना करनी है। दोस्तों उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों 1/f। तो यहाँ पर 50 दे रखा है तो दोस्तों 50/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2 डायप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2D, यानी कि 2 डायप्टर। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्रुव, यानी कि पाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। एक नेत्र विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों मायोपिया बोलते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ट्रिपेनोसोमियासिस
रोग की वाहक है, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है, तो वो कौन है? तो दोस्तों वो है सेतसी मक्खी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेतसी मक्खी। आगे देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित करता है? तो दोस्तों वो भाग है अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हेजा जीवाणु द्वारा, डिप्थीरिया भी जीवाणु द्वारा और निमोनिया भी जीवाणु द्वारा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है दोस्तों धमनियों का कठोर हो जाना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो, देखिए प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टैटू बनवाने से दोस्तों कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV, ग्लोनोमस और केलाइड जैसी बीमारियां है वो हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चिकनगुनिया तो इसमें नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने को बताना है, कूट भाषा में उत्तर है वो दोस्तों यहाँ पर देना है। देखिए दोस्तों इसमें देखिए यकृत शोथ भी और HIV एड्स, चिकनगुनिया नहीं होता। तो यहाँ पर 2 और 3 इसमें क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक परिवर्तन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन है, खट्टापन दूर नहीं किया जा सकता दूध का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आनुवांशिकीय इकाई कौन सी है? आनुवांशिकीय इकाई कौन सी है? तो वो है दोस्तों जीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन। नेक्स्ट आगे देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंकाल रासायनिक समीकरण। आगे देखिए, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उपस्थित। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। आगे देखिए, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों द्वारक। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वारक। आगे देखिए, यहाँ पर समीकरण दे रखा है दोस्तों ZnO प्लस NaOH प्लस H2O, यह अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे Na2ZnOH4 में संतुलित यानी कि समीकरण संतुलित करने के लिए उत्पाद के कितने मोल आवश्यक है? तो दोस्तों इसके लिए 1 मोल ही आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों FeSO4 प्लस Cu का उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें लोहे यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब बनता है, तो क्या बनता है? तो दोस्तों ब्रोमीन गैस बनती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रोमीन गैस बनती है। आगे देखिए, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे कौन से हैं? तो दोस्तों वे है श्वेताणु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्वेताणु। आगे देखिए, जस्टिस सुरेश कुमार के हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों राइफल शूटिंग से संबंधित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों वो जीता स्वर्ण पदक। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अनुरा कुमारा दिसानाई के
हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों श्रीलंका के। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, श्रीलंका। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? दोस्तों ये योजना है, ये संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों एसपी धारकर को, एसपी धारकर को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये योजना है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है हारून लोगट को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है जयपुर में। सैनिक स्कूल का उद्घाटन दोस्तों जयपुर में किया है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब आगे अपन दोस्तों मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों टोटल संख्या कितनी हो गई? तो दोस्तों देखिए 3 और 3 6, x समेत टोटल 6 संख्या है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो दोस्तों यहाँ पे 6 इंटू क्या करोगे? 38। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 228। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 6 संख्या है जिसमें से एक x है, तो इन पांचों को दोस्तों अपने को जोड़ना है। तो 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 इनका टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 188। तो 228 में से 188 गए तो कितना बचे? तो दोस्तों 40 बचे। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों 20 और 25 कितने होते हैं? 45। तो 45 बराबर कितने हो गए? 36 है। तो 1% बराबर कितना होगा? दोस्तों सीधा सा है, अपने को मूल संख्या निकालनी है टोटल। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 36 इंटू 100 बटे 45। तो दोस्तों मूल संख्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसको काट लीजिए 5 से, तो ये कितनी बार कटा? 20 बार। और ये कितनी बार कटा? 9 बार। तो 36 इंटू 9 भाग 36 इंटू 20 भाग 9, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके पास में निकल कर आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25 दोषपूर्ण हो गए। यदि टूटे और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्बों की कुल संख्या है वो कितनी होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 4% तो टूट गए और शेष में से 25 दोषपूर्ण हो गए। तो दोस्तों अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4x बटे 100 प्लस 96 यानी कि 96 x बटे 100 इंटू 25 यहाँ पे गए, तो दोस्तों यहाँ पे 25 बटे 100। ठीक है, बस इसको ऐसे लिख सकते हो। बराबर में दोस्तों आपको 112 लिखना है। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 400 बल्ब आ जाएंगे यहाँ पे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है। देखिए ये 2 को काट लीजिए यहाँ पे। देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसे एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों पहली वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9180 इंटू 100 बटे 108। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इसमें क्रम मूल्य निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 8500। ठीक है, 8500। अब दूसरी वस्तु पे देखिए 15% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
दोस्तों 9180 इंटू 100 बटे 85, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 10,800, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 19,300, कितना हो जाएगा 19,300 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपने को दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो 9,180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18,360। तो 18,360 दोस्तों 19,300 में से माइनस करेंगे तो 940 आ जाएगा। तो दोस्तों 940 इसमें क्या हो जाएगी, कुल हानि हो जाएगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, एक वाहन को 52,500 बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है 52,500 और इसमें राम को 25% की हानि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कितना हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे अपने को हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हानि दोस्तों इसमें निकल कर आ जाएगी कितनी है, देखिए हानि दोस्तों 17,500 आ जाएगी इसमें। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6% प्रतिवर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवर्ती ब्याज 4,944 है, वह अवधि वर्षों में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है कितना, तो 4,944 दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मिश्रधन दे रखा है, तो इसमें 40,000 में से 40,000 में दोस्तों 4,900 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 44,944, ठीक है। ये मिश्रधन आ जाएगा अपने। और मूलधन दोस्तों अपना कितना हो गया यहाँ पे 40,000, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, बस यही सूत्र लगाना है। इस सूत्र के अनुसार दोस्तों 2 वर्ष आ जाएगा यहाँ पे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज 48 दे रखा है, दूसरे वर्ष का अपने को निकालना है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज प्लस प्रथम वर्ष के ब्याज का ब्याज, तो अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 48 प्लस 48 इंटू 8 इंटू 1 बटे 100, बस यहाँ पे 48 इंटू 8 इंटू 1 बटे 100 करके अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 48 से प्लस कर देना है। तो आप इसको करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये 3.84 आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये 48 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 51.84। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 और 8 वर्ष बाद 9,800 होती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है वो कितनी होगी। दोस्तों 5 वर्ष बाद 8,000 दे रखी है और 8 वर्ष बाद 9,800 दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को दर निकालनी है, ठीक है। दर कैसे निकालेंगे दोस्तों, दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा, देखिए 9,800 माइनस 8,000, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1,800, ठीक है। 1,800 इंटू 100 बटे, अब देखिए यहाँ पे 8,000 इंटू 8 और 9,800 इंटू 5, इनको दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 18,000 में 15,000 का, सॉरी 18 यानी कि 1,80,000 में 1,80,000 में दोस्तों आप 15,000 का भाग दोगे तो 12% निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए समय दे रखा है 12 वर्ष, मूलधन दोस्तों अपने को यहाँ पर दे नहीं रखा, तो मिश्रधन बराबर दोस्तों इसमें 2 मूलधन हो जाएगा और ब्याज 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 8 सही 1/3%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, ए बी सी को दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 1:2 दे रखा है और बी अनुपात सी 3:5 दे रखा है।
के रूप में वितरित दोस्तों 3,800 रुपए वितरित किए गए हैं। बी का हिस्सा अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों बी का हिस्सा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले वही अनुपात निकालना है अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए का कितना दे रखा है, ए और बी का 1:2 दे रखा है, और बी और सी का कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, और इसका हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा 10। तो 3:6:10 ये अपना अनुपात निकल कर आ गया। टोटल कितना होता है दोस्तों, ये 16 और 3 19। ठीक है, तो क्या करेंगे अपने को अब यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए अपने को किसका निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है, और बी का अनुपात कितना है, 6। तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, देखिए 3800 बटे 19 इंटू बी का हिस्सा कितना है, 6 बस। तो यहाँ पे 3800 इंटू 6 में आप 19 का भाग दोगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 1200। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, यदि 9 x 49 समानुपात में है तो x का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। मध्य पदों का गुणनफल बटे दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 9 इंटू कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का है, और ये कितने का हो जाएगा, 7 का। तो यहाँ पे 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अब अपन पशुपालन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से किस जानवर में कील दांत नहीं पाया जाता है। कील दांत किस में नहीं पाया जाता, तो दोस्तों गाय में कील दांत है वो नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है, तो किसका अच्छा स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन का भी है, आयरन और फास्फोरस का भी है, असंतृप्त वसीय अम्लों का भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस रोग में पशु के मुख्य रूप से श्वसन नाल प्रभावित होती है। तो श्वसन नाल दोस्तों गलघोटू रोग में होती है। यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और पशु खर की आवाज करता है इसमें। आगे देखिए मुर्गी के किस नस्ल में वाल्टस यानी कि गलचर्म अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं किसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेड कॉर्निश में। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूध में पाए जाने वाली शर्करा को कहते हैं, उसको लैक्टोज कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लैक्टोज। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग कौन सा है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है कुक्कुट में पाए जाने वाला, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फाउल कोलेरा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फाउल कोलेरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे नेत्र सलेस्मा कला शोध नामक रोग के लक्षण है। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को किसके रूप में जबकि नर को किसके रूप में पाला जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को लेयर्स के नाम से और जबकि नर को बॉयलर्स के रूप में पाला जाता है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार एवं चपटे सींग पाए जाते हैं। बताइए भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के सींग तो पाए जाते हैं और चपटे सींग पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों सूरती नस्ल की भैंस की, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है मूर्तियां बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऊंट की हड्डियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चिक टीथ होते हैं। तो दोस्तों ये चिक टीथ होते हैं तो ये मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पशुओं को गैसीय रूप में दी जाने वाली औषधि है, तो वो औषधि कौन सी है, तो वो है दोस्तों यूकेलिप्टस और टर्पेंटाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। आगे देखिए कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दही तैयार करने के लिए
दूध में अम्लीयता का प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए 0.10%। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल है, तो वो कौन सी गाय की नस्ल है? तो दोस्तों वो होल्स्टीन फ्रीजियन की है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों वो होती है 3.0 व 8.5। तो दोस्तों 3.0 तो वसा और SNF 8.5 होती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों कितना आवश्यक स्थान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2.5 से 3 वर्ग फीट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों खाना पीना बंद कर देना, सुस्त एवं निस्तेज आंखें, त्वचा एवं बाल सख्त एवं रुखे होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, हंसियाकार सींग युक्त भैंस किस नस्ल की उत्पत्ति बड़ौदा जिले से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सुरती की। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, तो दोस्तों खीस पिलानी चाहिए। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए बकरी के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों बकरी के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों बकरी के मांस को चिवान कहते हैं। ठीक है, और गाय के मांस को बीफ कहते हैं। सुअर के मांस को दोस्तों क्या कहते हैं? पोर्क बोलते हैं। यहाँ पे बफिन है वो गलत दे रखा है। ठीक है, और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस रोग के लक्षण मुंह में छाले, आंख व नाक से पानी बहना है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पशु प्लेग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र में आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। एक आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करना है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो दोस्तों ये गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर प्रश्न है, भेड़ की किस नस्ल का नाम उसकी मूल प्राप्ति स्थान के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेरी। इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर प्रश्न है, ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत होती है? तो दोस्तों ये होती है 0.14%। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में त्वचा संबंधी रोग के कारक हैं, तो दोस्तों वो है बाह्य परजीवी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है? ब्यूटायरोमीटर ये दोस्तों वसा परीक्षण में काम आता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है ट्रेट्राफास्फेट। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ट्रेट्राफास्फेट। आगे देखिए, वक्र यानी कि किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों नेफ्रॉन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गियों में पाए जाने वाला संक्रामक रोग है जो हर्पीस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है, तो वो कौन सा रोग है? तो दोस्तों वो है मोरेक्स। ठीक है, मोरेक्स रोग मुर्गियों में पाए जाने वाला ये भयंकर संक्रामक रोग है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन अभ्यारण्य के बारे में सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वो है दोस्तों अभ्यारण्य। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग पशु रोग जीवाणु जनित है? बताइए निम्न में से कौन सा पशु रोग जीवाणु जनित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों थेनेला रोग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जीवाणु के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जुगाली करने वालों पशुओं में उनके पेट में कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रुमन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कर्नाटक में पाए जाने वाले घुमंतु चरवाहा समुदाय का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है कुसुमा, कुरुबा और गोल्ला। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ खुला क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गाय का खुला क्षेत्र 80 से 100 वर्ग फीट होता है, बिल्कुल सही है। भैंस का दोस्तों यहाँ पे 150 से 180, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गाय और भैंस का सेम होता है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। गाभिन पशु के लिए दोस्तों 180 से 200 वर्ग फीट और सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है लैक्टोमीटर से। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पोल्ट्री मांस के ग्रेडिंग का आधार क्या है? तो दोस्तों इसके ग्रेडिंग का आधार है पुष्टि, गुणवत्ता, मांस उत्पाद की फिनिश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों पूर्णहस्त विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कवक की। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय गाय साहिवाल की औसत उत्पादक करता है दोस्तों, कितने दूध देती है वो? भारतीय गाय साहिवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1217 किग्रा प्रति ब्यात। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गाय की दुकाजी नस्ल है। गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों वो है हरियाणा। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2.0 ml। ठीक है, यानी कि 2 ml। नेक्स्ट आगे देखिए, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? भेड़ का औसत जीवन काल दोस्तों 10 से 12 वर्ष होता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी नस्ल मालपुरा व रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अविकालीन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है नल्ली पेरा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस चरवाहा समुदाय को महाराष्ट्र का जाना माना समुदाय माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धंगर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।